यूएई ट्रायंगुलर सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड के ऐलान के बाद अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की निगाहें इस बात पर हैं या इस सवाल के जवाब पर हैं कि इन 17 में से कौन से 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे और कौन सा कम्बिनेशन हमारे लिए मैच विनिंग कम्बिनेशन हो सकता है। पाकिस्तान के अगर स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर दो राय हैं। एक राय में अगर आप देखें तो ये स्क्वाड पाकिस्तान का बेस्ट T20 स्क्वाड है, जिसमें अगर उस निगाह से देखें तो शायद मैं जो कि नाक़िद हूँ मुझे भी शायद इत्फाक करना पड़े, लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो पाकिस्तान के इस स्क्वाड में चंद एक खामियाँ हैं। वो दोनों चीज़ें क्लियर करता हूँ, फिर आपको मैच विनिंग बेस्ट कम्बिनेशन बताता हूँ जो कि इस टीम के साथ या इस स्क्वाड के साथ आप यूएई ट्रायंगुलर सीरीज़ में या फिर एशिया कप 2025 में ट्राई कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हर इंसान का अपना नुक्ता निगाह होता है। मेरा जज करने का एनालाइज करने का तरीका ये है कि मैं मफरूज़े के बजाय, सोच के बजाय, अपनी पसंद और नापसंद के बजाय ज़्यादातर ये देखता हूँ कि इस प्लेयर का आउटपुट क्या है, इसकी कारकर्दगी क्या आई है। ये इसकी मिसाल आप ऐसे दे सकते हैं कि एक बंदा बोले कि मेरा शागिर्द या मेरा बेटा बेस्ट है पढ़ाई में, लेकिन मार्क्स उसके नहीं आते, मार्क्स का कम है, तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं उसको कभी भी काबिल या लायक इसलिए नहीं समझूंगा कि ये कैसी काबिलियत है, कैसी अहलियत है कि आपका बच्चा, आपका शागिर्द नंबर्स नहीं हासिल कर पा रहा, एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो रहा है या फिर उस तरह पास नहीं हो पा रहा। तो मैं इस एंगल से देखता हूँ। अब बाकी जो हैं, नहीं ये बंदा, ये बच्चा जो है तो बहुत टैलेंटेड लेकिन आउटपुट नहीं दे पा रहा, ये सोच है। और दूसरी सोच जो है वो ये है कि ये जो खिलाड़ी हैं, जैसा कि मैंने कहा दूसरी सोच वाले वो ये हैं कि पाकिस्तान की अगर मौजूदा वक्त में हिटिंग के लिहाज से सलाहियत देखें तो ये जो पाकिस्तान के स्क्वाड में प्लेयर शामिल हैं लगभग सारे हार्ड हिटर हैं, सारे मैच विनर हैं, लेकिन मफरूज़े की हद तक। क्योंकि आप ऊपर से देखें, सैम अयूब अकेले क्रीज़ पर खड़े हो जाएं तो मैच का अकेले पांसा पलट सकते हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया में, दौरा साउथ अफ्रीका में वो ये साबित कर चुके हैं। फिर शाहजादा फरहान जैसे जैसे वो पिच पर सेट होते जाते हैं उनके रन्स बनाने की रफ्तार बढ़ती जाती है, तो वो एक मैच विनर है, वो मैच पर इम्पैक्ट डाल सकता है अकेला प्लेयर। फ़खर जमान को अगर आप वन डाउन पोजीशन पर रखते हैं तो T20 में ना सही लेकिन वनडे में कई बार वो साबित भी कर चुका है। अगर वो सेट हो जाए क्रीज पर तो अकेला ही मैच का पांसा पलट सकता है। ये आपके तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन इस लिहाज से मैच विनर हैं, जो कि एक आम सोच है। उसके बाद मोहम्मद हारिस गो के बहुत कम कामयाब रहा, लेकिन एक से दो ऐसी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली हैं जिसकी वजह से टीम का टेम्पो बदला। जैसा कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इनिंग्स खेली थी, मुख्तसर इनिंग्स थी, लेकिन जिस अंदाज में खेले, जिस तेज़ी से खेले, तो मैच का पांसा पलट गया। इस तरह बांग्लादेश के खिलाफ तेज़ तरीन बैटिंग की, ये भी आपका ऐसा खिलाड़ी है गो के मैं फिर कहूँगा कि कामयाबी के जो चांसेस हैं उनके बहुत कम हैं, लेकिन उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। अगर आप ये चीज़ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में देखें तो नहीं ऐसा लगता कि अगर वो 20 ओवर्स खेल भी जाएं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो मैच को तन तनहा बदल सकते हैं, ये हकीकत है। लेकिन उनमें जो चीज़ है वो ये कि बड़ी मुश्किल से या वो नाकाम होते हैं, वो रन्स करते रहते हैं, उनके अंदर एक फ़्लो है, वो एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ रन्स करते हैं। जहाँ तक बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात है, गो के माजी में करीब रहा, आपको पता है कि माजी में तो ख़राब ही रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन आखिरी जो 3 इनिंग्स खेली हैं, एक दौरा ऑस्ट्रेलिया में, 2 साउथ अफ्रीका में, उनमें आपको पता है उनका स्ट्राइक रेट क्या था। दौरा ऑस्ट्रेलिया की जो आखिरी इनिंग्स खेली होबार्ट की पिच पर, वहाँ पर 28 गेंदों पर 41 रन्स किए, 4 चौके लगाए, 146.42 का स्ट्राइक रेट था। फिर दौरा साउथ अफ्रीका के पहले मैच में 0 पर आउट हुए, लेकिन आखिरी मैच में जो कि अब तक उनका आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच है, उसमें 155 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए, जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल था। 20 गेंदों पर 31 रन्स किए थे, यानी कि बहुत बुरा स्ट्राइक रेट नहीं था। अब उसके बाद लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर इनिंग्स के आखिर तक बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान क्रीज पर खड़े हो जाएं तो तन तनहा मैच जितवा देंगे, ये नहीं हो सकता। वो एक आपके एक सपोर्ट हैं,
आपके मुस्तकिल मिजाज से रन्स करने वाले हैं। अगर उनके बगैर आप खेलते हैं, हो सकता है कि एक दिन में आप 250 रन्स करें, अगले दिन में आप 80 रन पर ऑल आउट हो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मौजूदा टीम है इनके अंदर विकेट पर ठहरने की सलाहियत बहुत कम है। यही वो चीज़ है जो कि मैं बारहा कह रहा हूँ और बारहा वो बात साबित भी हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, सलमान अली आगा उसके बाद आते हैं। तो वो ऐसा खिलाड़ी है जो कि जिसका बुनियादी किरदार इनिंग्स बिल्ड करना है, लेकिन बदकिस्मती से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। उनका स्ट्राइक रेट तो 115 के करीब रहा है, बल्कि उससे भी कम रहा है। हसन नवाज ने बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है, साबित किया है कि वो अकेला ही मैच का पांसा पलट सकता है। तो आपके जितने बैटर्स हैं उनमें इम्पैक्ट है, वो मैच विनर हैं, तनहा मैच का पांसा पलट सकते हैं, ये हकीकत है। इस लिहाज से देखें तो ये पाकिस्तान की बेस्ट T20 टीम है, बेस्ट T20 स्क्वाड है, क्योंकि हमारे पास जो दस्तियाब हिटर हैं वो इस टीम में मौजूद हैं। लेकिन जो मसला है वो ये है कि इस टीम में फ़खर जमान को देख लें, आखिरी बल्कि T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक उनका स्ट्राइक रेट 112 है। एक बार सिर्फ वो 30 रन की हद पार कर सके हैं। आप मोहम्मद हारिस को देख लें, मां सवाए बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के, बाकी अवे सीरीज़ में 8 की एवरेज है, 104 का उनका स्ट्राइक रेट है। परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि जल्दी आउट हो जाते हैं। और सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, हसन नवाज, या फिर आखिरी सीरीज़ में सैम अयूब, या फिर किसी हद तक साजिद अफरान, जिसमें थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी है। तो बहरहाल इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ये जो प्लेयर्स हैं इनके ऊपर हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं, अपने दिन पर ये 250 रन का टारगेट भी आपको चेस करके दिखा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये ख़तरा भी साथ रहेगा कि 70-80 रन पर पाकिस्तान के तमाम स्पेशलिस्ट बैट्समैन पवेलियन वापस लौट भी सकते हैं, जो कि हमने अवे मैचेस में अक्सर देखा है 2025 में। बहरहाल अब जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती है, जो मैच विनिंग प्लेइंग 11 है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मोहम्मद वसीम जूनियर मुझे लगता है कि लाजमी उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस में जो हार रहा है वो डेथ ओवर्स में मार खाने की वजह से हार रहा है, और मोहम्मद वसीम जूनियर के अंदर रिवर्स स्विंग कराने की सलाहियत है। तो इस लिहाज से उन्हें मैच लाजमी प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में आउट क्लास परफॉर्मेंस देने में ज़रूर कामयाब रहे, PSL में भी परफॉर्मेंस दी। लेकिन देखना ये है कि वो इस सीरीज़ में, क्योंकि ये थोड़ी सी टू अर्ली हो जाएगा अगर हम अभी से कह दें कि वो मैच विनर है, उसने अभी सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, तो उनके ऊपर निगाहें होंगी। अगर वो UAE ट्रायंगुलर सीरीज़ में परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए सोने पे सुहागा है। शाहीन अफरीदी के ऊपर फिर सवाल है कि नई गेंद के साथ तो फिर भी अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बहुत मार पड़ती है। तो डेथ ओवर से पहले शाहीन अफरीदी को अगर खिलाना है तो उनके ओवर्स पूरे करना होंगे। तो इस लिहाज से जो पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है उसमें बैटर तो वही हैं जो स्क्वाड में है, लगभग सारे खेलेंगे। असल मसला सिर्फ बॉलर्स के ऊपर आएगा, किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है, या ऑलराउंडर्स के ऊपर आएगा। बैटिंग में साजिद अफरान और सैम अयूब मुझे लगता है कि ओपनिंग करनी चाहिए इन्हें। फ़खर जमान को 1 डाउन पोजीशन पर खेलना चाहिए। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है, जो उनकी परफॉर्मेंस अब तक आई है उन्हें चौथे नंबर पर होना चाहिए, और 1 डाउन पोजीशन पर मोहम्मद हारिस को खेलना चाहिए। लेकिन चूँकि अब ये है कि पाकिस्तान के एक मिजाज बन गया कि फ़खर जमान टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, हमने ज़बरदस्ती उसे नीचे खिलाया, ये कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो टॉप ऑर्डर में जदोजहद कर रहे हैं। बहरहाल फ़खर जमान अगर तीसरे नंबर पर खेलते हैं तो हसन नवाज को चौथे नंबर पर आना चाहिए। उसके बाद सलमान अली आगा, फिर मोहम्मद हारिस। ये आपकी 6 पोजीशन पक्की हैं। इनमें आप थोड़ी सी ऊपर नीचे कर सकते हैं। कभी फ़खर जमान अगर ओपनर आते हैं तो साजिद अफरान नीचे आ जाएँ, लेकिन अगर ये कि फ़खर जमान टॉप ऑर्डर में मुसलसल फेल होते हैं तो उन्हें फिर चौथे नंबर पर भेज देना चाहिए। मोहम्मद हारिस को आप 1 डाउन पोजीशन पर रखें। फिर मोहम्मद नवाज़ और खुशदिल शाह, इनमें मुकाबला होगा 7वीं पोजीशन के लिए। अगर बैटिंग के लिहाज से देखें तो खुशदिल को अगर UAE की कंडीशंस में नहीं खिलाना, फिर कहाँ खिलाना है। UAE में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान की पिचेस पर यहाँ खेलने वाला ये बैटर है। आप इसे न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में ट्राई कराते हैं तो वहाँ पर ये कामयाब नहीं हो सकता, जो उनकी खेलने का अंदाज़ है। यहाँ का वो डैशिंग बैट्समैन है, तो इस लिहाज से खुशदिल शाह का वोट ज़्यादा है। लेकिन अगर बॉलिंग के लिहाज से देखें तो मोहम्मद नवाज़ ने हालिया अरसे में 2025 में आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, टॉप विकेट टेकर हैं, बेहतरीन इकनॉमी रेट है। तो इस वजह से फर्स्ट चॉइस जो है मोहम्मद नवाज़ होने चाहिए।
सेकंड खुशदिल शाह। 7वें नंबर पर जो मुकाबला होगा मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ में होगा। मोहम्मद वसीम जूनियर के खेलने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं और उन्हें ही कम अज़ कम यूएई के शुरू के जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है, शुरू के मैचेस में अफ़गानिस्तान और यूएई के ख़िलाफ़ उन्हें ही मौका देना चाहिए, क्योंकि फ़हीम अशरफ को आप मुसलसल खिला रहे हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। बॉलिंग में तो बिल्कुल फेल हैं, बैटिंग में एक 50 ज़रूर की है कैरियर में पहली बार, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसके बाद आते हैं 9वें नंबर पर शाहीन अफरीदी या फिर हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर चॉइस हैं, और अब चूँकि दोनों ही लाहौर कलंदर के हैं, दोनों के ही आकिब जावेद से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इस वजह से देखना यह है कि इनमें से किस को पिक किया जाता है। और फिर 10वें नंबर पर सलमान मिर्ज़ा को, ये मैं यूएई सीरीज़ के लिहाज से बता रहा हूँ कि उन्हें लाजमन मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ वो परफॉर्म करेगा तभी उसका एतमाद बढ़ेगा। अब ये नहीं कि यूएई के जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है, यूएई के खिलाफ आप शाहीन अफरीदी को खिला दें, हारिस रऊफ़ को खिला दें, वो 3-4 विकेट हासिल कर लें, फिर बल्ले बल्ले जी आगे जाकर एशिया कप में आपने इंडिया के साथ भी खेलना है, बाकी बड़ी टीमों के साथ खेलना है, तो सलमान मिर्ज़ा को यहाँ पर ट्राई कर लेना चाहिए। उसके बाद सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलिंग करा रहे हैं T20 फॉर्मेट में, और अबरार अहमद की कारकर्दगी भी अच्छी है, लेकिन सुफियान मुकीम मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। अब ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन रही है, मुझे लगता है कि कम से कम यूएई के जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है, पहले 3 मैचेस में इसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरना चाहिए। इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।